दोस्तों, बिहार के एक तहसील में बैठा हुआ एक नौजवान लड़का कई घंटों से लगातार रोए जा रहा था। उसके साथ में उसकी 2 जवान बहनें भी थी, वो भी अपने भाई के साथ बैठ कर के कई घंटों से लगातार रोए जा रही थी। दोस्तों, आज उस नौजवान लड़के ने अपने घर की सारी ज़मीन जायदाद को किसी और के नाम कर दिया था, किसी और को बेच दिया था और इसी तकलीफ में वो कई घंटों से लगातार रो रहा था। बार-बार जब वो अपने अंगूठे में लगे हुए उस स्याही के निशान को देखता है, तो फूट-फूट करके रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपनी बहनों के गले लग करके कहने लगता है कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दोस्तों, सुबह से शाम हो जाता है, ये दोनों बहनें और उसका भाई तीनों वहीं पर बैठ करके रोते रहते हैं। शाम के समय एक उस तहसील से महिला अधिकारी अपने घर जाने के लिए निकल रही होती हैं कि उनकी नज़र वहाँ पर बैठे हुए दोनों बहनें और उस भाई के ऊपर जाती है। वो अपनी गाड़ी को रोकती हैं और ड्राइवर से कहती हैं कि उन तीनों को मेरे पास बुला करके ले आओ। क्यों वो बैठ करके रो रहे हैं? ड्राइवर जाता है और उन तीनों को कहता है कि मैडम आप लोगों को बुला रही हैं। ये तीनों भाग करके उस मैडम के पास जाते हैं। मैडम कहती है कि क्या हुआ? आप लोग क्यों बैठ करके यहाँ पर रो रहे हो? सारा वृतांत वो भाई और दोनों बहनें मिल करके उनको बताने लगते हैं। जब वो सब कुछ सुनती हैं तो कहती हैं कि ठीक है, आप लोग मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठा लेती हैं और वहीं पर बगल में उनका सरकारी आवास होता है। उस आवास में लेकर के चली जाती हैं और कहती हैं कि इत्मीनान से बैठ जाओ। बैठकर मुझे सारी चीजें विधिवत बताओ। भाई और दोनों बहन सारी कहानी उनको विधिवत बताने लगते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद वो काफी हैरान और काफी परेशान हो जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती हैं कि क्या इस तहसील में अब ऐसा भी हो रहा है? दोस्तों, आखिर क्या कहानी थी? उन भाई और बहनों की कौन सा किस्सा था? कौन सी कहानी थी? क्यों वो बैठे हुए तहसील में सुबह से शाम तक रो रहे थे? और आखिर उनकी जमीन को अगर किसी के नाम हो गया था, किसी और को उन्होंने बेच दिया था, तो क्या कारण था? क्यों उन्होंने बेचा था? और अगर बेच दिया था तो क्यों बैठ करके रो रहे थे? ये सारी कहानी जब आपके सामने आएगी और जब आप भी जानोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत ही दुख भरी और बहुत ही दिल को एकदम तार तार कर देने वाली कहानी है। इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता है। उसकी उम्र 27-28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम ओमकार होता है। ओमकार की 2 बहनें होती हैं, वो भी जवान हो गई होती हैं। 2 बहनें और भाई, ये 3 ही व्यक्ति उस घर में होते हैं। इनके माता पिता का स्वर्गवास काफी पहले हो गया होता है। भाई ये होता है जो अपनी बहनों की देखभाल करता है, अपने बहनों की रक्षा करता है और भाई और बहन मिल करके किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास जीवन यापन करने के लिए 4-5 बीघे पुश्तैनी जमीन होता है। उसी में ओमकार खेती बाड़ी करता है और बहन और भाई तीनों व्यक्ति किसी भी तरह से अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ उस गांव के दबंगों की नजर जो है उसके जमीन के ऊपर पड़ जाती है। एक दिन 3-4 दबंग उसके घर आते हैं और ओमकार से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे आज से 10 साल पहले लोन लिया था, सूद पर कुछ पैसे लिए थे और वो बढ़ करके अब 25 से 30 लाख रुपए हो चुके हैं। और वो पैसे अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हारी घर, तुम्हारी जमीन सारा हम लोग जब्त कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारी बहनों के साथ भी हम लोग गलत करेंगे, तुम्हारी बहनों का भी रेप करवा दिया जाएगा। इस तरह से ओमकार को वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं। ओमकार वहां बैठ करके रोने लग जाता है। कहता है मालिक, हमारे पास तो सिर्फ ये 4-5 बीघे जमीन ही है, इसी में हमारी बहनों का, हमारा किसी भी तरह से गुजर बसर होता है। इसी में मैं किसी तरह से खेती बाड़ी करके थोड़ा थोड़ा पैसे बचा रहा हूँ कि कल अपनी बहनों की शादी करना होगा। मेरी बहनें जवान हो गई हैं और उनकी शादी विवाह करने के लिए भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग ये जमीन मेरे से ले लेंगे तो मैं फिर कहाँ जाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे अपनी बहनों की शादी करूंगा? वो दबंग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे किसी भी चीज से मतलब नहीं है। तुम या तो हमारे 25-30 लाख रुपए जो तुम्हारे बाप ने लिया था वो ब्याज जोड़ करके और भी ज्यादा हो चुके हैं और इतना ज्यादा हो चुके हैं कि तुम्हारी पूरी जमीन, तुम्हारा जायदाद, तुम्हारा घर बार सब कुछ भी तुम बेच दोगे तब भी वो पूरा नहीं होगा। हम लोग तो सिर्फ तुम्हारी जमीन मांग रहे हैं। जो तुम्हारी 4-5 बीघे जमीन है वो चुपचाप दे दो, तुम्हें हम लोग बख्श देंगे, नहीं तो आगे तुम्हारे लिए बहुत ही
बुरा होगा। दोस्तों, ओमकार रोने लगता है, उनसे हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वो किसी भी बात को नहीं मानते हैं और जबरदस्ती ओमकार को अपनी कार में बैठा लेते हैं और सीधे तहसील की तरफ लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, तहसील में पहले से ही वो लोग वकील से बात करके और इसके 4 बीघे जमीन का सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा चुके थे। इसको लेकर के तहसील में पहुंचते हैं। तहसील में पहुंचने के बाद वकील मिलता है और वकील ओमकार को और उन दबंगों को लेकर के सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट इनका तैयार हो चुका था, सिर्फ इसका ओमकार का अंगूठा का निशान और सिग्नेचर चाहिए होता है। वहां पर वकील अंगूठा का निशान और सिग्नेचर करवाता है और वहीं पर बैठा होता है। डॉक्यूमेंट को वो रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश कर देता है। रजिस्ट्रार वहां पर एक दबंग महिला बैठी होती है, तकरीबन उनकी उम्र 28 से 30 साल के आसपास हो। उनका नाम था रश्मि सिंह। रश्मि सिंह एक एक व्यक्ति को, जो भी वहां पर रजिस्ट्री कराने के लिए गया होता है, बारी बारी से सबको बुला रही थी अंदर। और जब ओमकार का नंबर आता है तो ओमकार को अंदर बुलाती हैं और सामने चेयर के ऊपर बैठा कर कहती हैं, हाँ ओमकार, आप अपनी जमीन को क्यों बेच रहे हैं? ओमकार कहता है कि मैडम, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इस जमीन को बेच रहा हूँ। वो ओमकार को एक बार देखती हैं और कहती हैं कि इतनी कौन सी तुम्हें जरूरत पड़ गई कि अपनी पुश्तैनी जमीन को तुम्हें बेचने की नौबत आ गई? ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन क्या जरूरत तुम्हें पड़ गई? तभी ओमकार कहता है, मैडम, बहुत सारी जरूरतें हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बहनों की शादी विवाह करना है, बहुत सारा काम है, जिसकी वजह से ये जमीन मुझे बेचना पड़ रहा है। मैडम उसके तरफ देखती हैं तो उसकी आंखों से एक दो बूंद आंसू बहने लगता है। ओमकार के आंसुओं को जब मैडम देखती हैं तो समझ जाती हैं कि इसके साथ कुछ न कुछ, कोई न कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई न कोई ज्यादती हो रहा है। और उसके दुख को देख करके वो समझ जाती है। कहती है, ओमकार, जो सच्चाई है वो बता दो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है? तुम्हें क्या ये जमीन जो बेच रहे हो इसका पैसा तुम्हें मिल चुका है? ओमकार कहता है, हाँ मैडम, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है और मुझे सारा पैसा मिल चुका है। लेकिन इतना कहने के बाद उसकी आंखें डबडबाने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। लेकिन जब अगला ही ये बोल रहा है कि मुझे सारा पैसा मिल चुका है, तो मैडम क्या कर सकती थी? मैडम कहती है, ठीक है, जब तुम बेचने के लिए तैयार हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? और उसके बाद ओमकार को कहती है कि ठीक है, तुम बाहर चले जाओ। उसके बाद जो खरीदने वाले होते हैं, जो दबंग व्यक्ति होते हैं, उनको आवाज लगाती है और वो 2-3 आदमी उस ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं। फिर रश्मि मैडम उनसे कहती हैं कि क्या आप लोगों ने ओमकार की जमीन खरीद रहे हो? मैं तो आप लोगों को बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप लोग हर हफ्ते किसी न किसी की जमीन खरीदते हैं। इतनी जमीन कैसे आप लोग खरीदते हैं और क्या करते हैं इतनी जमीन का? तभी उसमें से एक दबंग कहता है, मैडम, आपका जो काम है वो करिए, हम जमीन खरीदते हैं क्या करते हैं उससे आपको क्या लेना देना है? मैडम जब उसकी बातें सुनती हैं तो काफी गुस्सा होती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती हैं। फिर उनसे कहती हैं कि आप लोगों ने उनको पूरा पैसा दे दिया है? ओमकार की जो जमीन आप लोग खरीद रहे हैं, क्या पूरा पैसा आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है या अभी भी कुछ उधार है? वो एक कुटिल मुस्कान बिखेरता है और कहता है, मैडम, जितना पैसा उसको देना था उससे भी ज्यादा पैसा हमारा उसके पास है, उसके पास बहुत पैसे हैं। उसकी 4 बीघा जमीन क्या, उसकी पूरी जमीन जायदाद, उसका घर द्वार भी वो बेच देगा, तब भी हमारे पैसों को पूरा नहीं कर पाएगा। मैडम उसकी तरफ देखती हैं, काफी बेचैन होती हैं कि जरूर ये ओमकार के साथ कुछ न कुछ जबरदस्ती हो रहा है। लेकिन ओमकार जब खुद ही तैयार है तो मैडम क्या कर सकती हैं? फिर उसके बाद मैडम कहती हैं, ठीक है, आप लोग चले जाइए। वो बाहर चले जाते हैं और उनकी फाइल को वो बगल के क्लर्क को दे देती हैं और वहां पर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार हो जाते हैं और जमीन उन लोगों के, उन दबंगों के नाम पर हो जाती है। जब उनको पता चलता है कि ओमकार की 4 बीघे जमीन हमारे नाम पर हो गई है, वो तहसील के बाहर आकर के खूब हंगामा करते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वहां पर अपनी पार्टियां करते हैं, एंजॉय करते हैं। वहां पर वो दारू की बोतलें भी मंगा करके उसी तहसील में पीना शुरू कर देते हैं। और जब तहसील के कुछ अधिकारी ये चीजें देखते हैं तो कहते हैं कि देखो, इस तहसील में अब दबंगों का राज चलने लगा है। अब इस तहसील में ही लोग शराब और दारू पीने लगे हैं, जबरदस्ती लोगों की जमीनों को हथियाने लगे हैं, जबरदस्ती लोगों की जमीनों को अपने नाम पर करवाने लगे हैं। लेकिन इस तहसील में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। रजिस्ट्रार मैडम की ये कानों में जाती है, लेकिन वो भी मजबूर थी, वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद वो लोग तहसील से चले जाते हैं गांव में जाकर के सेम
ऐसे ही गांव में भी हंगामा करते हैं। गांव वालों को जब पता चलता है कि इसकी सारी जो जमीनें हैं ओमकार की, वो इन लोगों ने खरीद लिया है 4-5 बीघे, और उसके बाद ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। गांव में हंगामा हो जाता है कि ओमकार की सारी जमीनें इन लोगों ने खरीद लिया, और गांव में भी खूब खूब हुड़दंग करते हैं। उधर जो ओमकार की बहनें हैं घर में जब देखती हैं कि ओमकार को ये लोग जबरदस्ती घर से लेकर के गए थे, ये लोग आ गए लेकिन ओमकार अभी तक नहीं आया, वो समझ जाते हैं कि उनके भाई के साथ कुछ न कुछ घटना हुई है। भाई की जमीन इन लोगों ने जबरदस्ती हथिया लिया है, और भाई कुछ न कुछ गलत कर जाएगा। वो तुरंत वहां अपने घर से दोनों बहनें निकलती हैं, सामने ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो पकड़ करके सीधे तहसील पहुंचती हैं। जब तहसील जाती हैं तो देखते हैं कि उनका भाई वहीं पर तहसील के बाहर एक चौतरे पर बैठ करके और लगातार रोए जा रहा है। अपने भाई को देख करके चीखती हैं, चिल्लाती हैं, भैया, और उसके बाद अपने भाई के पास पहुंच जाती हैं। जैसे भी बहनें अपने भाई के पास पहुंचती हैं, वो अपने भाई को, अपनी बहनों को गले लगा करके और रोने लगता है और कहता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बहनों, अब मैं तुम्हारी शादी विवाह कैसे करूंगा? अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारी सारी जमीन जायदाद इन लोगों ने अपने नाम करवा लिया। हमारी पुश्तैनी जमीनें जो हमारे बाप दादों ने हमारे लिए छोड़ करके गए थे, उस इन लोगों ने ले लिया। और इतना कह करके वो फुट फुट करके रोने लगता है। उसकी बहनें भी उसके साथ अपने भाई की तकलीफ को देख करके वो भी रोने लग जाती है। इस तरह से वो लोग सुबह से लेकर के रोते रोते शाम हो जाता है। शाम को वही रजिस्ट्रार मैडम अपने ऑफिस से निकल रही होती हैं, और ऑफिस से निकलते हुए ओमकार को वहां पर बैठ करके रोते हुए देखती हैं तो पहचान जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुबह के टाइम पर ओमकार रजिस्ट्री करवाने के लिए उनके ऑफिस में आया था। उस टाइम भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस टाइम भी मैडम समझ रही थी कि इसके साथ कोई ना कोई ज्यादती हुई है। लेकिन अब इस बार जब ओमकार को रोते हुए देखती हैं, तो अपने ड्राइवर को भेज करके ओमकार को अपने पास बुलवाती हैं, उसकी बहनों को भी बुलवाती हैं और उनसे पूछती हैं। तो पूछने के बाद जो चीजें ये लोग बताने लगते हैं, तो कहती हैं कि मेरे गाड़ी में आप लोग बैठ जाओ और आ जाओ मेरे साथ। गाड़ी में बैठा करके अपने रेजिडेंस में लेकर के जाती हैं, अपने आवास में लेकर के जाती हैं, और वहां इत्मीनान से बैठा करके जब सारी चीजें पूछती हैं, सारी बात ओमकार और उसकी बहनें बता देते हैं कि देखिए, हमारे पिताजी को ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी को हम लोगों ने 10 लाख रुपए दिया था, वो अब ब्याज जोड़ करके और 30-40 लाख रुपए हो चुका है, और उसके लिए इन लोगों ने जबरदस्ती हमारी जमीन 4 बीघा हथिया लिया, और कहते हैं कि वो इतने पैसे हैं कि तुम्हारी जमीन के अलावा तुम्हारा घर भी हम लोग ले लेंगे, और ये घर के अलावा और भी धमकी देते हैं कि घर के अलावा तुम्हारी दोनों बहनों का भी रेप करवा देंगे हम लोग। तो ओमकार मैडम के सामने रोने लगता है और कहता है कि मेरी जमीन चली जाए, मेरा जायदाद चला जाए, मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन मेरी बहनों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों का एक ही इकलौता मैं ही भाई हूँ। इस हमारी बहनों का कोई माई बाप नहीं है, हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन ये बहनें ही हैं। अब इनको अगर कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छे जी नहीं पाऊंगा। इन बहनों के लिए मैंने आज तक अपना शादी तक नहीं किया है। मैडम, अगर बहनों का कुछ होगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैंने उनका सारी बातें जैसे उन्होंने बोला वैसे मैं तैयार हो गया, और मैं जाकर के अपनी जमीन जायदाद उनके नाम पर लिख दिया। दोस्तों, जब रश्मि मैडम को ये पता चलता है तो वो भी काफी आग बबूला होती हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। वो भी सोचने लग जाती हैं कि देखो, अब किसी गरीब को इस तरह से सताया जाने लगा है, उनकी बहनों को रेप करने का धमकी देकर के उसकी जमीन को हथिया लिया जा रहा है। वो सीधे वहां से उनको अपनी गाड़ी में बैठाती हैं, और वहां बगल में ही उनके एसडीएम आवास होता है। एसडीएम भी एक महिला ही होती हैं, उनके पास लेकर के चली जाती हैं, और एसडीएम मैडम को सारी चीजें बताती हैं कि ऐसे ऐसे इन लोगों के साथ कुछ इनके ही गांव के दबंग लोग हैं, जो ये लोगों को जबरदस्ती जमीन अपने नाम पर करवा लेते हैं। उन लोगों ने इसका जमीन 4 बीघा अपने नाम पर करवा लिया है। इसकी बहनों को रेप करवाने का धमकी देते हैं, इसके जो घर है उसको भी अपने नाम करवाने की धमकी दे करके, और ये कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने हम लोगों से ब्याज लिया था, इतने पैसे इतने तारीख को आज से 10 साल पहले तुम्हारे पिता ने लिया था, उसका ब्याज बढ़ बढ़ करके इतना पैसा हो गया। दोस्तों, ये सारी चीजें जब एसडीएम मैडम को पता चलता है तो एसडीएम मैडम कहती हैं कि आप लोग गवाही दो, हम उनको पकड़ करके और सारी चीजें करवाएंगे, उनको जेल करवाएंगे, आपकी जमीन भी आपको वापस करवाएंगे, आप गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी ओमकार रोने लग जाता है और कहता है, मैडम,
मेरे जाने दो, मेरी जो जमीन चली गई चली जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपनी बहनों का पेट पाल लूंगा, अपना पेट पाल लूंगा, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा। मैं गवाही दूंगा तो ये लोग दबंग लोग हैं। मुझे अपना डर नहीं है, मुझे पैसे रुपए जमीन जायदाद का डर नहीं है, मुझे अपनी बहनों का डर है। मेरी बहनों के साथ कोई जबरदस्ती कर देगा, मेरी बहनों का कोई रेप कर देगा तो मेरी बहनों का जिंदगी क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएंगी। मैं उसके लिए मैं गवाही नहीं दूंगा। जब एसडीएम मैडम ये सुनती हैं तो एसडीएम मैडम कहती हैं कि तुम पागल हो, तुम्हारी बहनों को एक खरोच तक नहीं आने देंगे हम लोग, तुम्हारी बहनों को मेरे पास छोड़ दो। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्लासेज इस तहसील में चलाए जा रहे हैं। कहीं पर कंप्यूटर कोर्स चल रहे हैं, कहीं पर सिलाई बुनाई का कोर्स चलवाया जा रहा है, हम लोग चलवा रहे हैं। और रहने का भी बंदोबस्त यहीं पर है, यहीं पर रहना है, यहीं पर खाना है और इनको कोर्स करना है। अपनी बहनों को मेरे पास अब छोड़ दो। तभी मैडम, एसडीएम मैडम एक किसी अधिकारी से बात करती हैं। वो अधिकारी कहता है मैडम कल ही इन लोगों का मैं एडमिशन करवा दूंगा, कल ही एडमिशन हो जाएगा और इनका कोर्स कल ही स्टार्ट हो जाएगा। रहने के लिए भी इनका कल से ही बंदोबस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब जब सारी चीजें मैडम बात कर लेती हैं, उन दोनों बहनों का एडमिशन करवा देती हैं और अगले दिन वो दोनों बहनें अगले दिन से जाकर के अपना कोर्स करने लग जाती है और वहीं पर रहने लग जाती हैं। खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त मैडम वहीं पर करवा देती है। फिर उसके बाद इसको ओमकार को लेकर के जाती हैं और वहां का जो पुलिस स्टेशन होता है वहां भी फोन करती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो माफिया है, जमीन माफिया है, लोगों को, गरीबों की जमीनों को हथिया लेता है। उनको कहता है कि इसका पैसा तुम्हारे पिता ने लिया था, तुम्हारी माता ने लिया था, तुम्हारे भाई ने इतना पैसा लिया है। और जबरदस्ती लोगों का जमीन हथिया लेता है, जबरदस्ती लोगों का जमीन रजिस्ट्री करा लेता है। उसके घर पर जाओ और उसका तहकीकात करो। पुलिस की टीम उसके घर जाती है और जब पुलिस की टीम उससे कुछ पूछताछ करती है तो रौब में आ जाते हैं और पुलिस को ही कुछ उल्टा पलटा बोल देते हैं। पुलिस को तो यही चाहिए होता था कि ये लोग कुछ न कुछ उल्टा बोले और इनको हम लोग गिरफ्तार करें। पुलिस को मौका मिल जाता है और पुलिस तुरंत उनको गिरफ्तार कर लेती है, तुरंत उठा करके जेल में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब केस चलाया जाता है, जो टीम आती है, इन्वेस्टिगेशन टीम उनसे पूछती है कि इसके पिताजी को जो तुम लोगों ने पैसा दिया था उसका कुछ रसीद, कहीं पर कोई एफिडेविट या कहीं पर लिखित है जो कि पता चले कि तुमने इनके पिताजी को इतना पैसा दिया था। अगर तुमने ब्याज में पैसा दिया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। गांव के कुछ लोग और गरीब होते हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि हमारी भी जमीन इन्होंने ऐसे ऐसे कह करके हथिया लिया है। सारे लोगों को जब इकट्ठा किया जाता है, सारे लोगों का जब डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि इनका प्रूफ दो कि इनकी जमीन तुमने कैसे लिया था, कितना पैसा इन्होंने तुमसे लिया था, इनके पिताजी ने तुमसे लिया था, कोई तुम्हारे पास कोई लिखित प्रमाण है? किसी का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वो सिर्फ सिर्फ दबंगई के बल पर इतने लोगों के, गांव के कम से कम सैकड़ों लोगों की जमीनों को उन्होंने हथिया लिया था। जब ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन टीम पकड़ लेती है और जब सारा केस इनके विपरीत होता है तो इनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई में पता चलता है कि ये लोग दबंग किस्म के हैं, ये दबंग है, इनका काम ही है आसपास के लोग, कई आसपास के कई गांवों के लोग जो गरीब हैं, जिनके माता पिता खत्म हो जाते हैं, वो देखते रहते हैं, इनकी टीम है, वो देखते रहते हैं कि इसके पिताजी खत्म हो गए हैं। वो तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने इतना पैसा हमसे लिया था, वो पैसे का ब्याज जोड़ करके इतना हो गया है, ये तुम पेमेंट कर दो, नहीं तो तुम्हारा घर, जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। इस तरह से कम सैकड़ों 150 लोगों का जमीन जायदाद अपने नाम पर करवा चुके थे। सारी चीज, सारे केस जब खुल जाता है, जब इनको पता चलता है तो इनको जेल भेज दिया जाता है। और फिर इधर जो ओमकार की बहनें होती हैं वो अपना कोर्स करने के बाद वहीं पर उनको जॉब मिल जाता है, अच्छे अच्छे जॉब मिल जाता है, वो जॉब करने लग जाती हैं। ओमकार की जमीन जो होती है उसका केस लड़ करके और ओमकार की सारी जमीनें एसडीएम मैडम और रजिस्ट्रार मैडम मिल करके ओमकार की सारी जमीनें ओमकार के नाम पर करवा दी जाती है। जो 100-150 लोग बाकी जिनका इन्होंने जमीनें लिया था, जो हथियाया था, उनकी जमीनों को भी किसी भी तरह से उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा करके और उनके नाम पर करवाया जाता है। कुछ लोगों का जमीन उनके नाम पर हो चुका था, कुछ लोगों का क्रिटिकल केस था, उसका भी दोनों अधिकारी मिलकर के उसकी डॉक्यूमेंट्स तैयारी करवा रहे थे, उनका भी धीरे धीरे उनके नाम पर होने लगा है। और इनकी जब
कोर्ट में पेशी होती है तो कोर्ट में भी जज साहब भी इनके विपरीत इनके ऊपर केस लगाते हैं और इनको एक लंबे टाइम तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। इनके ऊपर काफी सारे पैसे का फाइन लगाया जाता है और वो फाइन भी इनसे पेमेंट करवाया जाता है। इस तरह से इन दो महिला अधिकारियों ने एक गरीब व्यक्ति की जिंदगी को बचाया, उसकी बहनों को पढ़ा लिखा करके एजुकेट करके उसे सिखा करके सिलाई बुनाई वगैरह सिखा करके और उन्हें उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। दोस्तों, तकरीबन 150 लोगों को इन दो अधिकारियों ने न्याय दिलाया था। यह बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये बिहार की एक सच्ची घटना है। इस घटना से आपको भी काफी सीखने को मिलेगा। ऐसे दरिंदे, ऐसे जो चोर हैं, ये आज भी हमारे समाज में घूम रहे हैं। हमारे नुक्स को, हमारे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को ये लोग पकड़ते हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उसका ये लोग जायजा लेते रहते हैं और हमें अपने गिरफ्त में लेते हैं, हमारी जमीन जायदाद को अपने नाम पर करवाते हैं। दोस्तों, इस तरह से इस केस का पर्दाफाश होता है। ये दोनों महिला अधिकारियों के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।